तब देखेंगे। अब एक ही चीज ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा यार। बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाता है। एक बार मैं इसको रिवाइज कराता हूँ कि जो हमारा इतिहास मतलब 7th क्लास में कंप्लीट पढ़ते हैं मध्यकाल। मध्यकाल कहाँ से शुरू होता है बेटा? मध्यकाल के इतिहास 6वीं और 7वीं शताब्दी से आप शुरू मान सकते हैं और 17वीं शताब्दी में लगभग अंत हो जाता है। और घटनाओं का विस्तार देखोगे तो ये बाहरी आक्रमणकारियों के आगमन से, अब बाहरी आक्रमणकारी कौन है? इनके नाम क्या है? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। इनके आक्रमण से ये शुरू होता है और लास्ट में मुगलों के अंत तक। मुगलों का अंत किसके समय बिल्कुल हो गया था? धीरे धीरे मतलब फाइनल अंत किस बहादुर शाह जफर के समय हुआ था, लेकिन औरंगजेब के अंत तक 1707 में ये मध्यकाल रहा। उसके बाद आप 8th क्लास में जाओगे तो किसका शासन पढ़ोगे? कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा बहुत सुना होगा आपने, वो अगले साल को आप पढ़ोगे। आप समझिए, अब फाइनल आज जो बात करेंगे मराठा शक्ति की बात करेंगे, ठीक है? मराठा शक्ति की बात करेंगे। आपकी किताब में जो एग्जैक्ट बातें हैं वो मैंने पॉइंट आउट कर लिए। आप उनको किताब को अपने घर जाके सेल्फ स्टडी के लिए कुछ नोट वो दूंगा आपको टॉपिक, उनको आप पढ़ के आएंगे। एक तो टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, अब लगातार जल्दी जल्दी बोलूँगा इसमें क्या क्या है। देखिए मराठा, ये बात इसके संदर्भ में क्लियर करो, पहले हेडिंग यही है। मराठा जो है वो मुगलों के विरुद्ध अभियान के कारण मतलब उनका उद्भव हुआ। अर्थात एक पार्टी कैसे बन जाती है, जैसे आप में ऐसे कहीं गुटबंदी होती है तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ जब कुछ व्यक्ति गुट बना लेते हैं तो उस गुट का अपने आप में अस्तित्व आ जाता है। तो ये मुगलों के खिलाफ अभियान के कारण इनका अस्तित्व आया। मुगल शक्ति के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाए, इसके कारण इनका क्या हुआ? उद्भव हुआ, मुगल शक्ति के खिलाफ उद्भव। इसकी जो स्थापना की थी बेटा, इसकी स्थापना एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम था प्यारे बच्चों, उन व्यक्ति का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, उन्होंने इसकी स्थापना कर दी। लेकिन वास्तविक स्थापना इसकी जो की थी वह छत्रपति शिवाजी जी ने की थी। किसने की थी? छत्रपति शिवाजी, ठीक है? वास्तविक स्थापना किसने की? छत्रपति शिवाजी ने की। शिवाजी बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। उनका जन्म 9 फरवरी 1630 को हुआ था। अब जो आने वाली 9 फरवरी है और 19 फरवरी और 1630 को हुआ था। कहने का मतलब जो 19 फरवरी आ रही है 2026 की, तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो कि अगर ये 2030 होता तो लगभग कितने साल हो गए होते कंप्लीट? 2030 में कितने साल कंप्लीट हो जाएंगे? 1700, 1800, 1900, 2000, 400 साल पूरे हो जाएंगे। क्योंकि 2030 में कितने साल हो जाएंगे? 400 साल पूरे हो जाएंगे। तो जन्म इनका 19 फरवरी और 1630 को महाराज मतलब छत्रपति शिवाजी के जन्म को 400 साल हो जाएंगे 2030 में। इनका जो जन्म स्थान है वो शिवनेरी दुर्ग किले में हुआ था। पिताजी इनके शाहजी भोसले थे, माताजी इनकी जीजाबाई जो इनकी प्रारंभिक गुरु थी। बेटा इन्होंने बहुत सारे विजय अभियान चलाए। 1645 से 1647 के बीच बहुत सारे विजय अभियान इन्होंने चलाए। अब इन विजय अभियानों में इन्होंने अनेक किलों को जीता। कौन कौन से किले थे? रायगढ़, कोडना तथा तोरना के किले को जीता। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। लोग 1645 से 1647 की समय में कितने साल के हो गए? 17 साल के हो गए, 17-18 साल के हो गए, 17 साल के हो गए। तो इन्होंने इस समय तक विजय अभियान शुरू कर दिए थे। तो
तुम्हें 17 साल के तो अभी कोई नहीं हुआ है, विजय अभियान तो नहीं करोगे? मैंने शुरू किए हैं विजय अभियान। 17 के होते होते बहुत ताकत आ जाती है बॉडी में, ये कोई मजाक नहीं है, रियल फैक्ट। जब आप 9 10 को हो जाते हो, आपका दिमाग, आपकी बॉडी किसी को मानती नहीं है, अब बहुत मैच्योर हो जाते हो। अभी आपके 4-5 साल मैच्योर होने में, मतलब शारीरिक रूप से, दिमाग से आप मैच्योर हो रहे हैं। तो इन्होंने भैया 17 साल की एज में बहुत सारे किलों को जीता। इन किलों में नाम है प्यारे बच्चों, रायगढ़, कोडना, तोड़ना। हाँ, ये जगह के नाम है। वास्तविक विजय अभियान इन्होंने 1656 से की से शुरू की। अब इनका राज्याभिषेक बाद में हुआ 1664। राज्याभिषेक 64 है। 4 अक्टूबर 1674 को जन्म के कितने साल बाद? 44 साल बाद। 30, 74, 40 कितने हुए? 44 साल बाद। अब इनके बारे में हो गया। अब देखिए, अब शिवाजी की मृत्यु होने के बाद 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तब इनके जो सत्ता है उस पर खतरा मंडराने लगा कि अब सत्ता कौन संभालेगा। तो बेटा चित्पावन ब्राह्मणों के हाथ में उनकी सत्ता आ गई। चित्पावन मतलब बिल्कुल पावन। ब्राह्मण ठीक है, ठीक है। ये जो ब्राह्मण थे ये इनके पेशवा हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? पेशवा। बोले थे उसके प्रधानमंत्री। शिवाजी के समय कौन हुआ करते थे? प्रधानमंत्री। उस समय उनके पेशवा के रूप में इनकी मदद करते थे, सेवा करते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो इनके ही हाथ में क्या आ गया? शासन आ गया। ठीक है, इन्होंने पुणे को अपनी राजधानी बनाया। पुणे अच्छा शहर पुणे को अपनी राजधानी बनाया। अब ये जो पेशवा व्यक्ति थे ये डायरेक्ट मुगलों के किलों पे आक्रमण नहीं करते थे। किलों पे तो मतलब बहुत ज्यादा उनकी सेना थी, उनके पास बम, बारूद, गोला, सब चीज थी। ये किलों पे आक्रमण न करके शहरों तथा कस्बों पे आक्रमण करते थे। शहरों तथा कस्बों में पंडित लोग बहुत चालाक होते हैं बेटा, शहरों तथा कस्बों पे आक्रमण करते थे। अबे ऐसे थोड़ी पंडित हो जाते हैं ये देखिए दिमाग इनका। सही बात है। अबे मुगल इतने ताकतवर है, अगर तुम इनके घर पे धावा बोलोगे और इनके पास क्या चीज नहीं है। इतने ऊंचे किले हैं बेटा, इतने ऊंचे किले हैं और इतने बम बारूद हैं। इनके दादा परदादा मतलब पहले से इनका यूज करते आ रहे हैं। बाबर ने पहली बार यहाँ पर तोपों का यूज किया था, गोले बारूदों का यूज किया था। तो ये डायरेक्ट इनके घर पे आक्रमण करके शहरों तथा कस्बों पे तोड़ाई लगाते थे अच्छे से, डंडा ले जाके कि यहाँ से निकलोगे नहीं निकलोगे। समझ रहे हो? है तो ये कस्बों पे आक्रमण करते थे। और दूसरे इनकी चालाकी देखिए, ये मुगलों को ऐसी जगह बुलाते थे लड़ाई के लिए, ऐसी जगह बुलाते थे जहां से कि मुगलों का रसद पानी रोका जा सके। देखिए एग्जांपल इस तरह देखिए, एक जगह ये रामरतन ग्राउंड है, ये समझिए रामरतन ग्राउंड है। और रामरतन ग्राउंड से सड़क जा रही है, ठीक है, जो सड़क जा रही है तो जो पेशवा थे यहाँ बुलाएंगे लड़ने के लिए, इधर आ जाओ, इधर बुला लेंगे। और ये कौन सा पिछवाड़ा गाँव है ना, तो
तो ये जो रास्ते ऐसे कई जो रास्ते यहाँ से खाने पीने का जो बंदोबस्त आएगा वहीं पे क्या कर देंगे, अटैक करा देंगे, मतलब यहाँ पे रोक लगा देंगे। तो ये ऐसी जगह युद्ध के लिए बुलाते थे मतलब मुगलों को जहाँ से उनकी फाइनल रसद सामग्री रोकी जा सके। आप पढ़ो उसके सामने रसद सामग्री, रसद सामग्री। और जब रसद सामग्री रुक जाएगी तो भूखे थोड़ी लड़ेंगे। तो इस हिसाब से बहुत सारे इन्होंने किले वगैरह बहुत सी चीजें जीत ली। ये पेशवाओं का कमाल चल रहा है। और मृत्यु किसकी हुई? शिवाजी की। उसके बाद पेशवाओं के हाथ में क्या आ गया बेटा? शासन आ गया। अब एक संदर्भ आता है इसमें, अफजल खां का वध। तुम्हारी किताब में आया अफजल खां का वध आया है, देखिए अफजल खां का वध आया है। कोई होमवर्क तो नहीं कर रहा है? देखिए अफजल खां का वध आया है इसमें, आया ना आया है? देखिए बेटा अफजल खां जो था वो मुगलों का एक सेनापति था। अफजल खां जो था मुगलों का क्या था? सेनापति था। ठीक है, मुगलों का सेनापति था। तो औरंगजेब ने अफजल खां को बोला कि जाइए उनके साथ सुलह करके आओ या फिर उनके साथ युद्ध करके आओ। तो 1000 घोड़े वगैरह उसके सेना भेजी उसके साथ। तो अफजल खां ने इसलिए उसे मना लिया, उन्हें शिवाजी को मना लिया कि चलो तुम्हें यहाँ पर हम क्या दिलवाएंगे, क्षमादान दिलवाएंगे और एक राज्य भी तुम्हारा स्वतंत्र करा देंगे, लालच देके कुछ ऐसे करके। शिवाजी जानते थे कि मेरे साथ कुछ छल जरूर होगा। तो शिवाजी ने क्या किया, ये समय था 1659 का, उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ इस समय। तो शिवाजी ने क्या किया बेटा, अफजल खां के साथ वो चले गए। अपने साथ एक कटार रख के ले गए थे। वो कैसी वाली कटार आपने देखा होगा, हाथ में कटार लेके चले गए और अपने पीछे बहुत सारे कपड़े पहन के और बहुत मतलब रुई गद्दा लगा के कैसे करके वो चले गए। तो गले मिलने की प्रथा होती है मुगलों में, गले मिलने की प्रथा होती है। जैसे इन्होंने गले मिले तो अफजल खां ने उसके पीठ में थोड़ा मोड़ने की कोशिश की। सुई की लंबाई कितनी थी? ज़्यादा नहीं। तो उनके पीठ पे बार वो कर नहीं पाए, ये तो मूवी भी आ गई, वो पीठ पे बार कर नहीं पाए। और अब उन्होंने शिवाजी ने अपने हाथ में से अपना कटार निकाल के और उसके पीठ में भोंक दिया। तो अफजल खां पे बारी पड़ गई। अफजल खां का ये था। तो इन्होंने 1689 ईस्वी में ऐसा ये घटना अफजल खां के बारे में पढ़ने को मिलेगी तुम्हें। अब देखिए एक आया है आपको उसमें शिवाजी और मुगलों का पुनः संघर्ष। पहले तो जो मुगलों का जो संघर्ष होता था वह उनके सेनापति जाते थे आपस में लड़ने। औरंगजेब नहीं आता था, मतलब औरंगजेब अपने सेनापतियों को भेजता था। तो 1670 से प्रारंभ हो गया। ये हेडिंग डालेंगे शिवाजी तथा मुगलों में पुनः संघर्ष। देखिए ये 1670 से शुरू हो गया। अब औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति थी, शिवाजी इसके सख्त खिलाफ थे। हिंदू विरोधी नीति के सख्त खिलाफ थे कि जो हिंदू विरोधी जो मंदिरों को तोड़वा रहे हैं या फिर किसी प्रकार से लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं या और भी कोई उनकी नीति है, जजिया कर लगता था हिंदुओं पे, उसके विरोधी ये बहुत ज़्यादा खिन्न रहते थे। कौन? शिवाजी।
तो इन्होंने 1670 के बाद औरंगजेब को और ज़्यादा परेशान करना शुरू किया। लड़ने का तरीका वही, ये गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाते थे। गोरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है? गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छुप के वार करना। इसका मतलब ये होता है। हाँ, अब देखो विजय अभियान, एक इनका अभियान चला। घर से सेल्फ स्टडी करनी है इस पार्ट की। मैं समरी बता रहा हूँ आपको, और समरी पूरी कहानी के तौर पर आपको भारी नहीं लगेगी, ये समझा रहा हूँ। 1675 में पोंडा पर अधिकार एक जगह है, विश्वेश्वर अकाले पर अधिकार, कारवान दुर्ग पर अधिकार, ये 3 जगह पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और अपने विजय अभियानों के माध्यम से इन्होंने अत्याचारी औरंगजेब और क्रूर औरंगजेब, मतलब अत्याचारी व क्रूर औरंगजेब को अत्यंत परेशान किया। सवाई के राजा जयसिंह और इनके बीच एक संधि हुई, पुरंदर की संधि, 1666 में आया है। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि सर याद रखना। एक हेडिंग आया मेरे बच्चों, राजपूतों की वतन जागीरें। देखिए कुछ राजपूत ऐसे थे जिन्होंने मुगलों की सत्ता स्वीकार कर ली थी, जिसमें राजा जैसे जो कि अंबर के राजा थे और जोधपुर और अंबर के राजा सवाई जैसे तथा एक थे अजीत सिंह, उन्होंने मुगलों की सत्ता स्वीकार कर ली थी। अब HW सुनिए, किताब बंद नहीं करनी अभी, HW सुनो। जयपुर के राजा जयसिंह, पेज नंबर 59 पे लिखिए। जयपुर के राजा जयसिंह, पेज नंबर 59 पर, घर से स्टडी करके आएंगे। अब देखो पेज नंबर 61 पे है, सिखों द्वारा आजादी हासिल करना। बस सिख नहीं लिखा है, लेकिन वहां पर लिखा है आजादी हासिल करना। ये दोनों सेल्फ स्टडी घर से करके लेके आनी है आपको, ठीक है।